हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जेक द्वारा जारी मॉडल पेपर का। आज हम लोग सेट 5 कंप्लीट करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ का। इससे पहले हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट मैथ का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगी और हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद होगा। अपने भाई का सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी अपने वीडियो में रुचि लेकर के बनाएं और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी क्या हो, भला हो और आपके दोस्त भी अपने प्रिपरेशन में ध्यान देंगे। आपका एग्जाम भी सामने है तो एग्जाम की दृष्टि से आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पैटर्न तो पता चल ही गया है। उस पैटर्न के आधार पर ही मिला जुला लगभग पूरा एकदम 100% मिला जुला आपको इसी सेट, इस तरह के सेट से क्वेश्चंस मिलेंगे। पांचों सेट्स में लगभग मिला जितने भी सारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से ही मिला जुला आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रिविजन करना है और रिविजन करने के साथ साथ आपको कॉपी में भी प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, ताकि कभी कहीं पर ऐसा फॉर्मूला वगैरह और तो फिर कहीं आंसर वगैरह कैलकुलेशन करने में कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में है दूरी सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक नंबर में बोला कि दो बिंदु दिया हुआ है। क्या क्या है, 2,3, दूसरा क्या है 4,1 है। बोला कि ये दोनों के बीच की क्या निकालिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर बिंदु है, बिंदु यहाँ पर है, दोनों का बीच का दूरी हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से। हम लोग जानते हैं अगर ये है ये बी है तो उसके बीच का दूरी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अगर याद नहीं रखेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो x2 क्या है 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से बनाना है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रूट अंडर 4 प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 8, इसको रूट हटाओ, नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8, 2 रूट 2 मात्रक क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा मात्रक में। ठीक है, कई बच्चे गलती करता है कि मात्रक यूनिट छोड़ देता है। यूनिट आपको छोड़ना नहीं, यूनिट छोड़िएगा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मात्रक लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग दूरी है तो दूरी का कुछ यूनिट तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिकोणमिति से रहेगा, हमेशा यही क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सेक ए का मान दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो साइन ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये एंगल ये है तो ये दे दिए। अब सेक ई, तो सेक ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण आधार बटा कर्ण होता है। से कोस का, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 13 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो लंब हम लोग निकाल सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकलेगा 25, 25 का रूट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो लंब है वह 5 निकला। कितना निकला 5। हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 5/13 लंब बटा कर्ण। अब देखिए टेन ए तो बहुत ही आसान है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 5 है, आधार कितना है 12। फटाफट आंसर कंप्लीट हो गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। 3 में क्या है कि वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री और क्या है cos 30 डिग्री है।
इसका बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट। तो देखिए यहाँ पर 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब cos 30 क्या होता है, तो √3/2 होता है। ये कट गया, ये कट गया, तो आगे कितना, एक आंसर आ गया। आंसर फटाफट निकल गया। जब नींद न आए हो मेरा दिल घबराए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो एक दिया हुआ है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री दिया हुआ है। तो उसको 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल में निरूपित करना है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 85 डिग्री वो भी बड़ा है, 75 डिग्री ये भी बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के रूप में निरूपित करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए cot 85 डिग्री, 85 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस करके 50 से 5 90, अच्छा 5 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस, ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, 90 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, tan में कन्वर्ट हो गया, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin 15 डिग्री। एंगल में यही है, एंगल में यही है कि नहीं। तो यही हो गया हमारा आंसर। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा, नहीं याद रखिएगा तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा एग्जाम में, है कि नहीं। तो छोड़ना बहुत क्या बोलते हैं, आपको नंबर में घटोती पाई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, एक शंकु की हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। दूसरा में है कि उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो उसका निकालना है शंकु का आयतन। इसलिए शंकु का आयतन बहुत ही आसान है। शंकु का आयतन जो हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला कमेंट कीजिए फटाक से। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है कि नहीं। देखिए भाई फॉर्मूला आप नहीं रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा मैथ। इसलिए फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो फिर ताक झाक करते रहिएगा एग्जाम में, है कि नहीं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है हमारा 7 इंटू 7 इंटू हाइट 12, 7 7 खत्म। अब क्या कुछ नहीं करने वाला है, तब 3 चौक 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28, 22 इंटू 28 गुना करके लिख दीजिए। 616 सेंटीमीटर आयतन है, तो क्यू हो जाएगा। और ये हमारा हो गया आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कभी मुझको सता ये कभी दिल को चुरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 10 क्रिकेट मैचों में से एक गेंदबाज द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या निम्न दिया गया है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ये था विकेटों की संख्या, क्या क्या है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 2 1 3 2 3। ये हमारा क्या है, विकेट लिया गया संख्या। ठीक है, अब उसका बहुलक बोला है, बहुलक एकदम पूरा सिंपल क्वेश्चन दे दिया भाई, बहुलक। तो कौन सबसे बार बार रिपीट हुआ, सो देखिए आप 2 2 2 3 बार 2 है, तो ये हो जाएगा आंसर 2। बहुलक हमारा हो जाएगा 2। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। अब 7 नंबर में बोल रहा है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्रायिकता से लिया गया है। अब बोला है कि श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित आने प्राप्त हो करेगी, मतलब एक चित उसको मिलेगा, उसकी क्या प्रायिकता है, एक क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं हम लोग 7 नंबर। इसमें जब हम लोग सिक्का उछालते हैं, अगर मान लो श्रेया ये लड़की है, वो सिक्का उछाल रही है, 2 सिक्के को एक साथ उछाल रही है, तो बताइए आप कि दोनों एक सिक्का में क्या एक हेड रहता है, एक साइड टेल रहता है, तो उसी को चित और पट बोलते हैं, है कि नहीं। चित बोलते हैं टेल को, पट बोलते हैं हेड को, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बताइए कि जब 2 सिक्का उछालेंगे तो दोनों सिक्का अपना अपना हेड टेल बताएगा, है कि नहीं। तो वहां पर पूछ रहा है कम से कम एक बार चित प्राप्त करेगी, इसकी क्या प्रायिकता है। कम से कम एक बार चित आना ही चाहिए, 2 बार आ जाए चलेगा, लेकिन एक बार आना है। अगर एक भी बार नहीं आया है तो उसकी नहीं निकालना, एक बार आना चाहिए। तो एक बार आना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 सिक्के को उछालेंगे तो कुल उसका सैंपल स्पेस कितना था, कुल परिणाम कितना आएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि कुल परिणाम, अगर हम लोग सिक्के को उछालते हैं, 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो उसका परिणाम जो मिलेगा हमको, टोटल परिणाम। आप तो फिर देखिए दोनों सिक्के को उछाल रहे हैं, तो पहला सिक्का मान लीजिए आ गया हेड और दूसरा सिक्का भी आ गया हेड, यही आ सकता है एक बार पॉसिबिलिटी। आप तो पहला सिक्का हेड रहा तो दूसरा सिक्का टेल हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरा सिक्का टेल पहले सिक्का हो गया, उसके बाद दूसरा बार में क्या हो गया, हेड आ गया, है कि नहीं, दूसरा सिक्का। तो ये भी हो सकता है। आप तो दोनों क्या हो सकता है, टेल आ जाएगा। इतना कंडीशन आ सकता है। तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल परिणाम जो मिल गया इतना मिल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा कि 4 कंडीशन आ सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ई बराबर कम से कम एक चित प्राप्त हो, क्या हो, कम से कम एक चित प्राप्त हो। जब एक चित प्राप्त हो उसका मतलब क्या हो जा रहा है, कौन कौन हो सकता है, एक बार चित होना चाहिए। तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो दोनों टेल टेल। कम से कम एक की बात करें मतलब एक से ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब बोलता है कि अधिक से अधिक एक बोलता, तो हम लोग उसके बाद बात करते हैं कि नहीं। तो टेल ये हेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टेल टेल की बात तो हो रहा है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा इतना आ सकता है 3। कितना आ सकता है, 3। देखिए इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें तो दोनों टेल है, दोनों चलेगा, एक कम से कम एक रहना चाहिए, है कि नहीं। इसमें दोनों हाथ का दिक्कत है। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी। तो नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। ई हमारा 3 है, एस हमारा 4 है, यही हो गया आंसर। नंबर ऑफ, ये हो गया प्रायिकता, हो गया किसका, एक कम से कम एक चित आने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, वाह वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और -1,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ध्यान से, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, 2 बिंदु है, एक ये है, ये बी है। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो यह है 4, -3 है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,7 है, ठीक है, -1,7 है। अब इसके बाद क्या करना है कि इस जो रेखाखंड है उसको जोड़ती एक बिंदु, ठीक है, उस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। अब ये x y इसी का निकालना है, P का मान है कि नहीं। तो बताइए ये जो दिया है ना, ये अनुपात कितना 2:3 में ये मतलब बांटता है कि नहीं। ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2:3 में ये रेखाखंड को एक पॉइंट है, वो पॉइंट बांटता है, इधर 2 इधर 3 पार्ट में, है कि नहीं। तो उसका बोल रहा है कि वह बिंदु क्या है, वह निर्देशांक बिंदु क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे,
बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक एकदम धाकड़ तरीके से, है कि नहीं? बहुत ही आसान है, फॉर्मूला को याद रखना है। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये याद रखना है। 12 21 है कि नहीं? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर ये याद नहीं रखिएगा तो पूरा सुखले क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा, है कि नहीं? तो सुखले क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, थोड़ा भिजा भिजा के आना है। देखिए m1 मतलब ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया और x2 y2, इतना हो गया। अब देखिए देख देख करके बैठा देना है और कुछ करना ही नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन भाई। देखिए m1 है मेरा 2 इंटू x2 कितना है तो -1 है, प्लस m2 कितना है 3 है, गुना x1 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ये हो गया। अब m1 जो है वह है 2 गुने y2 कितना है 7 है, प्लस m2 3 गुने y1 -3 है। चलिए 2 प्लस 3, ये हो गया। -2 प्लस 4 या 12 डिवाइडेड बाय 3 2 5, 7 दूना 14 -3 दिया 9 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करना है, मैं हो जाएगा यहाँ पर 10/5, यहाँ पर हो जाएगा 5/5, ये हो गया। अब 2,1, ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक x y लिए थे, वही x y का मान हमारा निकल गया, है कि नहीं? x हो गया ये, y हो गया a, अतः P का निर्देशांक जो निकल गया x y इक्वल टू 2,1, ये हो गया आंसर, है कि नहीं? तो 2,1 हो गया आंसर, जो क्या करता है 2:3 में विभाजित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो संरेखी का क्या मतलब है भाई कि संरेखी मतलब जिसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकल जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे संरेखीय। क्या है? संरेखित। यहाँ पर पहले बता दिया कि संरेखीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग उसका फॉर्मूला बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग k का मान निकाल देंगे। बस कुछ नहीं काम करना। तीनों बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या है देखिए ध्यान से। 2,3 पहला बिंदु, 4,k दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु क्या है 6,-3 है, ये हो गया तीसरा बिंदु। हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, x3 y3 मानते हैं, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेखीय, इसलिए त्रिभुज ये, इसको ये बी सी शीर्ष बिंदु मान लेते हैं, त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं। सी का जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। अब ये 1/2 जो है वो पूरा बाहर में है, इसको पूरा फेंक दीजिए एकदम 0 के साथ में, गुना होकर क्या हो जाएगा एकदम भस्मासुर ऐसा 0 हो जाएगा, है कि नहीं? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला बैठाइए, x1 क्या है 2 है, y2 कितना है k है, माइनस y3 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस x2 कितना है तो 4 है, y3 कितना है -3 है, माइनस y1 3 है, प्लस x3 6, y1 3 माइनस y2 k, ये हो गया इक्वल टू 0 हो गया।
अब देखिए क्या करते हैं, 2k प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस 6 है कि नहीं, प्लस 6, अच्छा गुना हो जाएगा 5 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 2 के और माइनस 6 के, माइनस 4 के बचेगा ताकि 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पर 6 18 24 ना, अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 से, चलो 24 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 24, अरे 0, अच्छा ये तो कट गया, 0 आ गया, माइनस 4 के बराबर 0 हो गया, यानी इसलिए के बराबर क्या हो गया 0, के का मान क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कहूँ मैं तुझे यारा, दिल मेरा है बेचैन। वाह, ऐसा कैसा गाना गा देते हैं जी, ऐसा गाना निकल वो नहीं किया है, वैसा गाना गा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज में एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, अच्छा एक त्रिभुज बनावट है, उसमें क्या हो रहा है, कोण 20 समकोण है, तो ये क्या होगा ACB, मतलब ये C है और ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो भुजाओं जो BC है और क्या निकालना है, AC की लंबाइयाँ निकालना। अच्छा ये भी दिया हुआ है ना, A और B दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसके हेल्प से BC इसका निकालना है और AC इसका 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं BC का। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एंगल ये बराबर दिया हुआ है, अच्छा एंगल C बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, BC निकालना है और AC का मान निकालना है। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटा आधार होता है। लंब है हमारा AB, आधार है BC, निकाल दिए 5 बटा और जगह BC का BC रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर tan 30 का होता है 1/√3 इक्वल टू 5 बटा BC। अब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, BC इधर जाएगा तो इधर होना जाएगा, अच्छा हो जाएगा BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया हमारा BC का मान। अब हम लोग तुरंत निकालेंगे इसका AC का मान। तो हम लोग चाहो तो आधार बटा कर्ण हो तो लंब बटा कर्ण के साइन 30 डिग्री से भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब AB बटा कर्ण होता है AC। अब क्या करते हैं, साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है बराबर AB है 5 और AC निकालना है। तब क्या हो जाएगा, AC इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर चल जाएगा, AC इक्वल टू 5 दूना 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये निकल गया, AC निकल गया और इधर BC निकल गया, दोनों का वैल्यू तो निकल गया। इस तरह से हम लोग को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां पर 4a क्या है न्यून कोण है, ये क्या है न्यून कोण, तो इसी को हम लोग चेंज करेंगे और ये का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसको न्यून कोण है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं सेक को हम लोग कोसेक में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक में होता है, तो इसको लिखते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत लगभग सभी सेट में बनाए हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि हम लोग पहली बार बना रहे हैं। देखिए सेक है कोसेक, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब 90
माइनस प्लस रेशियो में काम करते हैं तो सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको इसी को चेंज करने बोला है। ये न्यून कोण है, इसको हम लोग न्यून कोण में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि देखिए कोसेक कोसेक में कम मिल गया, अब इसको काट सकते हैं कि काट के दिखाना नहीं है, क्या करना है, इसको छोड़ के एंगल को लिखना है। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 कितना होता है। अब हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a कितना होता है। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a। इस तरह से a का मान निकल सकता है 110 बटा में 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, काटने पर मिल जाएगा। इस तरह से हमारा a का मान जो निकल गया है वह 22 डिग्री निकल गया है। क्या निकल गया है, 22 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है वह रचना का है। रचना का अलग वीडियो में बता रहे हैं, है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ड्राइंग करने में लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए सविता और हमीदा दो मित्र हैं। क्या दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों क्या किए है कि जन्म भिन्न भिन्न हो। दूसरा में है कि उसका जन्म एक ही दिन हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए। अब हम लोग को देखना है कि दो मित्र है, वो दोनों का जन्म की प्रायिकता निकालना है यार। एक ज्ञात करना है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, और दोनों का जन्म अलग अलग दिन हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग का जन्म लेता है तो 365 दिन साल का जो एक दिन होता है, मतलब साल होता है, उसी साल में से कोई एक दिन जन्म ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, बताया गया है कि जनवरी फरवरी मार्च सब नहीं दिया गया है। एक दिन मतलब 365 दिन जो होता है उसी में से हम लोग एक दिन क्या होता है, जन्म लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग उसी को बनाना है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का हल करते हैं। देखिए तो कुल परिणाम क्या हो सकता है, कुल परिणाम हो सकता है 365 दिन में कोई एक दिन जन्म लिया होगा, तो कुल संभावित परिणाम हो सकता है, लिख सकते हैं संभावित परिणाम, संभावित परिणाम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 365 डे। क्या कि लीप ईयर छोड़ दिया है तो 365 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ जो एस है सैंपल स्पेस हो जाएगा 365, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है, एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है तो हम बोलते हैं माना, क्या निकालना बोल रहा है तो उसको इवेंट मानते हैं। ई बराबर दोनों को पहला बोल रहा है कि सविता और हमीदा दोनों का जन्म भिन्न भिन्न हो। सविता का जन्म और हमीदा का जन्म क्या हो, भिन्न हो। मतलब एक ही दिन जन्म नहीं लिया होगा। तो एक ही दिन जन्म नहीं लिया होगा तो बताइए कि 365 दिन में टोटल है, जिस दिन सविता जन्म ली होगी उस दिन हमीदा नहीं जन्म ली होगी, और तो जिस दिन हमीदा जन्म ली होगी उस दिन सविता जन्म नहीं ली होगी। क्योंकि दोनों का जो जन्म का डेट है वह अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, हाँ तो लिख सकते हैं। हाँ तो नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा 365 माइनस एक दिन घटा देंगे। दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा। अगर मान लो 365 दिन बोलेंगे तो जब तक कोई एक दिन तो माइनस नहीं करेंगे तब तक हम लोग का नहीं निकलेगा, है कि नहीं, एक ही दिन हो।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 365 माइनस 1 दिन, तो हो जाएगा 364 दिन हो जाएगा। तो दोनों का जो जन्म होने का जो डेट हो सकता है वह 364 दिन होगा। जिस दिन उसका जन्म होगा उस दिन इसको जन्म नहीं हो, मतलब जैसे मान लीजिए 365 दिन का टोटल डेट है, उसमें से कोई एक आदमी एक दिन जन्म लेता है तो 364 दिन बचता है। 364 दिन में दूसरा आदमी जन्म लिया हुआ है कि नहीं, मतलब किसी एक दिन में। और उसी तरह से हो जाएगा 364 दिन दोनों का मिल रहा है, तो हम लोग का नंबर ऑफ ही मिल गया 364 दिन। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, अलग अलग दिन के जन्म लेने की क्या हो जाएगा प्रायिकता, हो जाएगा नंबर ऑफ ई, मतलब उस दिन कितना दिन हम लोग को मिलता है अलग अलग दिन जन्म लेने का मौका, तो 364 दिन मिलेगा है कि नहीं। हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा, तो 364 डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया हमारा अलग अलग जन्मदिन लेने का प्रायिकता। दूसरा में जो है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में बोल रहा है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, माना ई डैश है। देखिए इसको माने हैं ई, इसको ई डैश मानता है कि नहीं। वो क्या कर रहा है कि उसी दिन जन्म, देखो अलग अलग दिन को माने हैं ई, एक ही दिन को मान लेते हैं ई डैश। तो देखिए ई डैश हम लोग मान लेते हैं सविता का जन्म और हमीदा का जन्म एक ही दिन हो, क्या हो, एक ही दिन है, तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं और प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए ई डैश दोनों का बराबर एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग ई डैश मान दिए तो इसको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया है कि नहीं। एक में घटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ देखिए 364 दिन अगर वह नहीं जन्म लेता है, अलग अलग डिफरेंट होता है, तो एक दिन में जो एक ही दिन जन्म लेने क्या होता है, जिस दिन वो जन्म लेगा उस दिन ये जन्म लेगा। मान लो 1 तारीख को तो वो 1 तारीख को, मतलब एक ही चांस बनता है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस जितना नहीं आता है उसको घटा देंगे, 364 डिवाइडेड बाय 365, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 365 माइनस 1, तो 1/365 आएगा। इसको देखिए गुना करेंगे तो 365 में 364 घट जाएगा, तो एक ही न बचेगा। ये हो गया हमारा चांसेस बनता है, एक ही दिन चांस बनता है कि दोनों जन्म लेगा, 365 में से एक ही दिन। ये हो गया हमारा 14 का दूसरा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का अगर हम लोग फिगर अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बोला कि एक समतल जमीन है, उस पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, अब ये मीनार क्या कर रहा है कि पहला जो कंडीशन बोला है कि यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है उसकी छाया, ठीक है। तो इधर होगा सूर्य ऊपर तरफ, तो ये पहले है वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, चलिए ठीक है। तो थोड़ा खड़ा रहेगा तब 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बात कर रहा है कि देखिए सूर्य का जो किरण है वह धीरे धीरे सूर्यास्त होते जा रहा है, तो इसका छाया में क्या होगा, थोड़ा लंबाई बढ़ेगी। जब सूर्य की किरण जब झुकेगा तो क्या होगा, छाया बढ़ेगा। तो बढ़ने में क्या होता है कि ये फैल के इधर से देखिए कितना लंबा हो जाता है, यहाँ पर 40 मीटर, कितना हो जाता है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर बढ़ जाता है इधर। और यहाँ से वहाँ का जो ये अब बना रहा है मीनार की जो लंबाई हो जा रहा है, और ये मीनार बना रहा है कितना 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। मतलब इतना वह झुक गया है 40 मीटर, इतना दूरी हो गया कि वह एंगल उसका कितना रह गया है 30 डिग्री रह गया, 60 का आधा हो गया, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि ये बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना है। तो मीनार की ऊंचाई हम सबसे पहले डिनोट करते हैं ABCD, सभी को डिनोट कर दिए। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर।
तो मीनार की ऊंचाई जो है हाइट, वो हाइट हम लोग को निकालने बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 40 मीटर पता है, लेकिन सी से BC हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ही है, हाँ हल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि BC बराबर क्या मान लिए हैं, माना BC बराबर x मीटर, मीटर में है यूनिट, है कि नहीं। ये हम लोग मान लिए x। अब यहाँ पर AB जो हमारा मीनार है, मीनार की हाइट, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। AB जो क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, उसको हम लोग h मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब यहाँ h का ही मान निकालना है, कितना उसका हाइट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण है, एक छोटा त्रिभुज है ये BC और ये BD, ये बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, ठीक है। अगर हम बड़ा त्रिभुज में जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये लंबाई हो जाएगा, आधार हो जाएगा, पूरा BD हो जाएगा। तो BD क्या बन सकता है, यहाँ पर देखिए B और D की लंबाई हो जाएगा 40 + x, ये हो जाएगा मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले छोटा त्रिभुज से स्टार्ट कीजिए या तो बड़ा त्रिभुज से स्टार्ट कीजिए, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ABD में त्रिभुज ABD में जब हम लोग लेते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, और नीचे का बेस पता है, तो हम लोग हाइट का कनेक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं। जब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री निकालते हैं तो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB है, AB बटा आधार मेरा है BD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर AB मेरा h है और BD मेरा है 40 + x, इतना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तब क्या मिलता है, तो देखिए चलिए नीचे तरफ ले लेते हैं। h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, ये चल जाएगा, h बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40 + x / √3, ये हो जा रहा है हमारा h बराबर हाइट बराबर। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा छोटा त्रिभुज में एक एंगल और भी बन रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर ABC में, छोटा सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, अब इसमें क्या मिलता है हम लोग को, एक 60 डिग्री है, आधार पता है, या आधार को x माने हैं, इधर क्या है हाइट निकालना है, तो हाइट को भी h माने हैं। तो यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये मेरा AB है हाइट और आधार मेरा कितना है x है, तो आधार को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या है BC है, क्या है BC है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, tan 60 का मान क्या हो जाएगा, तो tan 60 का मान हम लोग को मिलेगा √3 बराबर, ये है ABH है, नीचे क्या है BC x है। अब यहाँ से क्या h बराबर रिलेशन आएगा, h बराबर हो जाएगा √3x, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 था समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो h बराबर दोनों में क्या है, h कॉमन है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, बराबर हो गया। क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके 40 + x /√3 इक्वल टू √3x। देखिए h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h क्या खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 40 + x, ये भी क्या होगा बराबर होगा, बराबर कर दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
देखिए 40 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा 3x। इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 40 बराबर 3x माइनस एक्स, यानी कि 40 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x का मान क्या निकलेगा, अच्छा मिटाना पड़ जाएगा, चलिए मिटा देते हैं। एक रिलेशन यहाँ, इस रिलेशन से भी हो गया है सब काम। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए x बराबर वहां से क्या निकलेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि जो x का मान निकल गया वह 20 निकल गया। अब हम लोग को x का तो मान चाहिए नहीं था, चाहिए क्या h का मान चाहिए, तो h यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो कोई भी समीकरण 1 और 2 से भी निकाल सकते थे। तो चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या मिलेगा, h बराबर है यहाँ पर √3 इंटू एक्स का मान 20 हो मिला है, यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा मीटर। तब एच का जो मान हमारा हो गया 20√3x, अच्छा 3 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि अतः हम लोग को फाइनली मिल गया ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो हम लोग को मिला है वह 20√3 मीटर मिल गया है। यही तो था आंसर, यही निकालना था 20√3। ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं 16 नंबर। क्या बताऊं मैं तुम्हें अपने दिल के बात, जब तुझे देखा मैं दिल हो गया पागल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे तरह से ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम लोग एक घन बनाएंगे, घनाकार है ना, तो घन बनाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए ये बना भी घन बन रहा है, ये तो वर्ग बना है भी। चलिए ये रहा मेरा क्या, एक घन रहा। अब इस घन के ऊपर में बना हुआ है 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला। यहाँ पर एक अर्धगोला बना हुआ है। इधर पूरा अर्धगोला बना हुआ है कि नहीं, पूरा भरा हुआ है। अब इसका जो व्यास है वह 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसका भुजा जो घन की है वह 5 सेंटीमीटर है। इधर भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ से वो बराबर बराबर है कि नहीं। तो अब बोल रहा है वहां पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम क्या क्या दिया हुआ है, तो हल हम लोग जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। घन की भुजा जो दिया हुआ है और उसको ये भी मान लेते हैं कि नहीं, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा तो हो गया, चारों तरफ से बराबर होता है तो उसको और कुछ नहीं लिखना है। अब अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर 4.2 बटा में 2 सेंटीमीटर का लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालते हैं। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखिए, पहले घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर ये अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अर्धगोला जिस पर बना हुआ है उस पर देखिए तो उतना का एरिया डबल निकल जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए इस पर ऐसे निकालेंगे तो ये जब इसका निकाल रहे हैं उस सीट का भी निकल रहा है पूरा, तो इसमें देखिए इधर भी सभी तरह का एरिया निकाल देगा ये जब हम लोग निकालेंगे घन का क्षेत्रफल उस टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऊपर वाला भी में भी जो निकल जाएगा इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा इस सीट का, और उस सीट में जो बना हुआ है उसका भी निकालेंगे तो भी गोला का निकाल देगा, है कि नहीं। तो 2 बार निकाल देगा। तो गोला जो बना रहा है एक सर्कल की भांति बनाएगा वो अपने इस सीट पर, तो उस सर्कल को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ठोस का वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर घन का चलिए नीचे लिखते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें माइनस कर देंगे क्या, इस सर्कल का बन रहा था जब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या होता है फॉर्मूला, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 6a² होता है, अच्छा 6a² प्लस, अब यहाँ पर अर्धगोले का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2πr² होता है। यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करें, देखिए 6a² प्लस एक ठो निकल जाएगा, यहाँ पर एक ठो πr² घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस πr² खाली बचेगा, 2 में से 1 चल जाएगा। अब यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ 6, ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये का 5 दिया हुआ है, 5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस पाई का हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस कितना है, तो रेडियस है 4.2/2। ये क्या था अर्धगोले का था, तो अर्धगोले का रेडियस उठा रहे हैं 4.2/2 इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको काटेंगे, चलिए कैसे कटेगा देखिए, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 7 × 42, 0.6 इतना हो जाएगा। अब ये काटेंगे 2 × 1 = 2, अब इसको काटेंगे तो 0.3 हो जाएगा। अब 2 × 1 = 2 आ जाएगा 2.1, 21 × 2 = 42 इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए 5 × 5 = 25 गुने 6, 6 गुने 25 प्लस 22 गुने और हो गया 6 गुने 25 प्लस 22 गुने 0.3 गुने 2.1 इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर 25 × 6 = 150 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा प्लस, अब इसको गुना करते हैं तो क्या मिलता है, टोटल को गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 13.86 कितना मिलेगा 13.86, ठीक है। अब हम लोग बराबर जोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा देखिए, पॉइंट तो उधर ही रहेगा और 3 हो जाएगा, 5 × 1 = 6, 163.86 सेंटीमीटर² इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को जोड़ के बढ़िया से लाना है और कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, गलती कीजिएगा तो आपको क्या होता है आंसर गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है 345
सेंटीमीटर क्यूब, इतना एक बच्चा निकाल दिया है। अब पूछा कि जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। अब बोल रहा है कि आंतरिक मापन निकालना है, और हम पूछ रहा है मतलब अंदर की माप निकाल रहा है। जब पानी भर रहा है अंदर की ओर भर रहा है तो उसका आयतन निकालना है। तो एक बच्चा निकाल दिया है आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि वो बच्चा का जो जांच है वो जांच करके बताना है कि वह सही है या गलत है। तो हम लोग निकालते हैं। पहले देखिए एक फिगर बनते, बोला कि गोलाकार कांच के बर्तन है बेलनाकार का, तो बेलनाकार का बना दे, गर्दन बनाते हैं। बन गया गर्दन। अब यहाँ पर गोलाकार लटका हुआ है बर्तन, ठीक है, कांच का बर्तन है। अब पूछ रहा है कि अब बता रहा है कि जो गोलाकार लंब है ना बेलनाकार का, इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो है मुंह इस गोलाकार बर्तन का सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर आकार का बेलनाकार का, तो वह उसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसका क्या दिया हुआ है, मुंह का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो पीछे जो गोलाकार भाग है उसका जो दिया हुआ है व्यास, वह दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। इतना सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल है, और इसका जांच एक बच्चा निकाल भी दिया है इसका आयतन। तो हम लोग निकाल करके देखते हैं कि सही है या गलत निकाली है बच्ची। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या क्या दिया हुआ देखिए, हल गोलाकार, गोलाकार देखिए ये गोलाकार क्या है, भाग, बर्तन लिख सकते हैं, तो भाग का जो व्यास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसको कोई दूसरा त्रिज्या मान लेते हैं कि नहीं, कैपिटल आर मान लें। चलिए इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अभी पॉइंट मैंने इसी यहीं पर छोड़ दीजिए इसका आंसर, मतलब त्रिज्या निकाल करके। अब दूसरा देखते हैं, ये जो गर्दन लटका हुआ है उस गर्दन की देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन की जो लंबाई या तो ऊंचाई दिया हुआ है, वही ऊंचाई लंबाई उसको h मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो व्यास दिया हुआ है, व्यास बेलनाकार गर्दन की जो व्यास दिया हुआ है उसको हम 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r इसको कर देते हैं 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं, इसका आधा। अब ये सभी चीज तो निकल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे भाग का आयतन निकालेंगे, आंतरिक आयतन, है कि नहीं, कि आंतरिक आयतन कितना दिया हुआ है। अब इसका आयतन निकाल के देखते हैं कि इसमें कितना पानी भरेगा। इसलिए भरे जा सकने वाली पानी का आयतन अगर हम लोग निकालें तब क्या देगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एक, देखिए यहाँ 2 चीज है, दोनों चीज को हम लोग को जोड़ देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए पहला एक गोला है और दूसरा बेलन है। तो गोले का आयतन, गोला कितना एरिया में पानी भरेगा, तो ये गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, पूरा अंदर का जो पानी कितना भरेगा वो बता देगा। ये हो गया गर्दन, ये हो गया बेलन का गर्दन हो गया, ये दूसरा हो गया, क्या हो गया गोला। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पर देखिए गोला का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई r क्यूब होता है, प्लस बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन एक का हम लोग r माने हैं, गोलाकार का त्रिज्या वो कैपिटल में है तो कैपिटल कर देते हैं इसको, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से क्या क्या बाहर आ रहा है, यहाँ पर पाई पाई
रेडियस तो दोनों का अलग अलग है तो नहीं कॉमन आएगा और कुछ नहीं आने वाला, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा 4/3 r क्यूब प्लस r² h, इतना हो जाएगा। अब सबका वैल्यू बैठाते हैं, तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर पाई का मान 3.14 बैठा देते हैं, है कि नहीं। 3.14 क्योंकि गुना भाग बहुत करना है तो पॉइंट होना दीजिए। 4/3 यहाँ पर रेडियस कितना है, तो ये देखिए यहाँ पर इस क्या है गोला का, गोला वाला देखेंगे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ये 3 बार लिखना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर आर क्यू है, प्लस रेडियस कितना है 1 है इंटू 1 इंटू एच कितना है, एच है हमारा 8 है, हो गया इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि देखिए 4 है तो 2 आराम से कर सकता है, 2 काट के 1 4 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 3 और 2, है कि नहीं, एक साथ कर देते हैं उसको। 3.14 यहाँ पर 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3.14 614.125, 125 आता है गुना करने पर। अब प्लस एलसीएम में क्या हो जाएगा 8 छक 48 डिवाइडेड बाय 6। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से 3.14, अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 662 हो जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय 6, इतना हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग चाहे तो काट सकते हैं कि नहीं, इसको क्या करेंगे 2 से काट देंगे तो 2 3 6, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 2 एकम 2 1.5 2 10 7, 1.57 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 1.57 इंटू, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 662.125 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या मिलेगा 1.57 इंटू भागा देकर के आंसर क्या लाते हैं, लिखेंगे अब 220.708, इतना आता है कि नहीं। अब दोनों को गुना कीजिए, गुना करने पर क्या मिलेगा, हम लोग गुना करने पर मिलता है 346.51, इतना मिलता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि उसको जब पानी भरने का जो आयतन मिलेगा वो आयतन आ गया, अतः भरे जा सकने वाला पानी का जो आयतन रहेगा बराबर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए हम लोग को मिल गया कि जो बच्ची थी जो 345 सेंटीमीटर क्यूब लाई थी उसका तो आंसर गलत हो गया। एक जो यहाँ पर देखो एक ज्यादा आ गया, इसमें 46 आ गया है कि नहीं 1.5, इसलिए बच्चे द्वारा ज्ञात माप द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है। बच्चे ने जो माप क्या किया कि ज्ञात किया था वह सही नहीं है, बस इस तरह से बना देना है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा अच्छे तरह से समझना है कि नहीं, गुना कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा आ गया। मिटाते हैं अब। जब से तुझे मैंने देखा सनम, तेरी आंखों में तुम हो, ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर 18,
बोल रहा है भाई कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। क्वेश्चन नंबर 18। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन जानिएगा तब। इसमें तो बारंबारता जो दिया, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल बहुत बड़ा बड़ा दे दिया जी। तो हम लोग छोटा माध्य जो निकालते थे उससे तो निकलेगा, लेकिन थोड़ा क्या हो जाता है, देखिए पहले क्या क्या दिया देखते हैं। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। 100 से लेकर के 150, दूसरा में है 150 से लेकर के 200 तक है। उसके बाद 200 से लेकर के 250 तक है, मतलब 50-50 का बढ़ते जा रहा है। 250 से लेकर के 300 तक, और 300 से लेकर के 350 तक है। इतना है। बारंबारता कितना है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर एफ है, इसको बोलते हैं, वह है 4, 5, 12, 2, 2, इतना है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो हम लोग को निकालना क्या है, माध्य। अब माध्य निकालना है तो हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस में जो भी था यहाँ पर जो दिया हुआ था क्लास इंटरवल, वो इंटरवल बहुत छोटा छोटा था, और हम लोग क्या कर दिए थे उसको निम्न मतलब माध्य वैल्यू निकालते थे, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग देते थे, तो हम लोग को वर्ग चिन्ह निकलता था। क्या निकलता था? तो xi निकलता था। देखिए वही निकालना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, xi तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए 100 से 150 क्या हो जाएगा? 250 का आधा क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और उसमें फिर 50-50 का बढ़ रहा है तो 50 जोड़ते जाएंगे, तो हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 225, हो जाएगा 275, हो जाएगा 325, 712 है कि नहीं? तो ये था हमारा xi का मतलब निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर एक सिंपल जो था फॉर्मूला कि fi xi को गुना करके हम लोग लिखते थे, तो उससे भी हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए 125 गुने 4 कितना बड़ा मिलेगा? 175 गुने 5, 225 गुने 12, 275 गुने 2, 335 गुने 2। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का माध्य पढ़े थे। एक था जो सिंपल माध्य fi xi जो हम लोग निकालते थे वो माध्य था, है कि नहीं? एक था हम लोग का कल्पित माध्य, एक था हम लोग का पग विचलन मेथड, है कि नहीं? 3 मेथड से हम लोग बनाते थे। तो तीनों मेथड में हम लोग देखते हैं कि सबसे सिंपल जो मेथड है हम लोग, देखिए उस मेथड से अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू नहीं देगा, यानी कि हम लोग बहुत ही छोटे छोटे तरीके से बना सकते हैं। देखिए अगर नहीं याद है तो देखिए इसमें क्या था, पहला जो फॉर्मूला था माध्य का, सीधे सिग्मा fi xi कर दो डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कर दो, है कि नहीं? जिससे हम लोग ये दोनों गुणा करके यहाँ पर जोड़ के और इससे fi से भाग दे सकते थे। ये था कंडीशन पहला। दूसरा एक और माध्य है, उसमें हम लोग जो बनाएंगे उस माध्य वह है a प्लस s इंटू, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा ui डिवाइड बाय सिग्मा fi। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर fi xi, तो x को हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं, ui में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो u जो हम लोग का होता है वह कैसे निकलेगा, ये हम लोग आराम से देखते हैं। ये मेथड बहुत ही थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन वैल्यू छोटा देगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x माइनस ए निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। सो x माइनस ए, तो xi में ये घटाएंगे, xi माइनस c, है कि नहीं? वो हमारा होता है d बराबर, क्या होता है? di बराबर, ठीक है? di बराबर xi माइनस c। तो ये का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? तो देखिए, तो ये का वैल्यू हम लोग इसमें से किसी एक को भी ले सकते हैं। हम लोग कोशिश करते यही है कि हम लोग बीच वाला वैल्यू निकालें। क्या निकालें? कोशिश यही करेंगे कि देखिए di बराबर xi माइनस a, तो ये का जो वैल्यू है वो xi से ही चुनते हैं।
तो हम लोग बीच वाला चुनेंगे, तो बीच वाला को हम लोग मान लेंगे ये, क्या मान लेंगे इसको, ये मान लेते हैं, ठीक है, 225 को। तो यहाँ पर xi में हम सभी में 225 घटाते जाएंगे, क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए 125 में 225 घटाएंगे तो मिलेगा हम लोग को, घटाएंगे तो -100 मिलेगा। अब 175 में 225 घटाएंगे तो मिलेगा -50 मिलेगा। 225 में 225 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। फिर 275 में 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 225 तो 50 मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी भी बड़ा है, 100 है, 50 है, 100 है, 50, इसको हम लोग क्या है और छोटा कर सकते हैं। तो ui बराबर ये इसमें h से भागा दे देते हैं, इसी में xi माइनस ये जो निकाले हैं उसी में हम लोग h से भागा दे देंगे। मतलब h क्या है सो बता रहे हैं अभी। देखिए ये h है, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये सभी का डिफरेंस है, जितना का डिफरेंस है सभी में उस सभी का सेम है। तो सेम कितना डिफरेंस है, 50-50 का सभी का डिफरेंस है। यहाँ पर h का जो मान है वह डिफरेंस है, ठीक है, हाइट मतलब वही डिफरेंस कितना है। तो h सभी 50 से भागा दे दीजिए, h मेरा कितना है 50 है, तो यहाँ 50 से सभी को क्या कर दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, 50 से भागा दे -2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 1 2, इतना एकदम छोटा वैल्यू आ गया। तो देख रहे हैं पहले काम क्या किया थे, xi निकालें, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसी में किसी को ये मानते हैं और उसी सभी में से घटाने लगते हैं। तो घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कुछ माइनस में मिलता है, कुछ प्लस में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सभी डिफरेंस से भाग देते हैं, ठीक है, इसी में। तो जो आया उसी में ऐसे भाग दे देते हैं, तो ui निकलता है। ui को क्या करते हैं, 50 से भाग देते, -2 निकला, -1 निकला, 0 1 2, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग को छोटा मिल गया। अब हम लोग fi और ui निकालते हैं, लास्ट में तो प्रोडक्ट निकालना ही रहता है, fi और ui। अब निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, सो देखिए ध्यान से, और गुना कीजिए, 4 दूना 8 -8, 5 गुने -1 -5, अब 12 गुने 0 0, अब 2 गुने 1 2, 2 दूना 4, इतना मिल गया। इसलिए हम लोग करते देखिए यहाँ पर कितना आसान छोटा वैल्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं fi दूसरा मेथड हुआ में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मिलता है, लेकिन आप देखिए कितना छोटा मिला है। अब जोड़ेंगे सिग्मा fi ui बराबर क्या दे रहा है, देखिए 4 2 6 है, 6 में से क्या 8 5 13, तो यहाँ पर 13 और 6 है, 6 से 12 13, -7 आ रहा है, तो -7 हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है fi, तो सिग्मा fi जो आ गया हमारा वो आया है 12 4 16, 16 4 20 5 25, 25 आ गया, 25 लिखते हैं। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला क्या होता है, सो देखिए माध्य का फार्मूला, माध्य का जो फार्मूला होता है x बार का होता है a प्लस h, निकाले थे इसलिए h से गुना कर दिए, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। तो क्या देगा, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 225 लिए थे, तो 225 ही लेना पड़ेगा, 225 हो गया, प्लस h डिफरेंस है तो 50 का डिफरेंस है, 50 लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर -7 आया है, कितना है -7, तो -7 लिख दिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fi आ गया 25 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, अब 25 दूना 50, 25 कम 25, 25 दूना 50, ये हो गया 225 -7 दूना 14, कितना हो जाएगा। अब 25 में 14 घटाएं क्या मिलेगा, 211 हो जाएगा आंसर। कितना आसानी से निकल गया है कि नहीं। अब हम लोग इसको चाहे तो इस मेथड से बना सकते हैं, यहाँ पर दोनों गुना करके माध्य बराबर बता दे रहे फॉर्मूला सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, है कि नहीं। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी उतना ही आंसर आएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको गुना करके इस सभी को हटा देना पड़ेगा, 3 चीज, और दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, फिर सभी को जोड़ के, लेकिन बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको छोटा वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड है कि नहीं। एक विचलन मेथड है, उस विचलन मेथड मतलब कल्पित माध्य
विधि, कल्पित माध्य विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर एच नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहता है अभी FIDI रहता है, यहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 19 नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में तो है बहुलक निकालिए। क्या निकालिए? बहुलक। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, उसको तो लिखना ही है, छापना ही पड़ेगा, है कि नहीं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो इसको एफ लिख दिए, ये FI है कि नहीं। कितना कितना दिया हुआ है? 6 है, 11, 21, 23, 14, 5 है। अब हम लोग क्या करते हैं, यही दोनों का टेबल से ही हम लोग सभी का मतलब क्या निकालेंगे हम लोग बहुलक। तब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए किस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू आया। सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गया हमारा 23 में। कितना आया? 23 आया है, तो हो जाएगा सबसे अधिक जो हमारा बारंबारता है, अधिकतम वैल्यू बारंबारता का, क्योंकि इस तो फिर चूंकि लिख सकते हैं अधिकतम बारंबारता जो आया है, वार्ता कितना है? 23 है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी का घर से हम लोग क्या करेंगे, पूरा काम तमाम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारंबारता वर्ग हो जाएगा, तो फिर बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग जो हम लोग का कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, 35 से 45। देखिए भाई, आपको किसी में भी आपका हो सकता है ये घेरा बना देना है। अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर तो सबसे अधिकतर वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घेरा लगाते हैं। यहाँ पर भी रहता तो यहाँ पर भी घेरा लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तभी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है, यही है बारंबारता। तो वही लिखिए, अधिकतम बारंबारता जो रहेगा उसी से बहुलक निकलेगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45, ये हमारा वर्ग हो गया है कि नहीं, वर्ग अंतराल। अब हम लोग देखते हैं कि इसी में क्या होता है, एक छिपा रहता है हमारा L। क्या छिपा रहता है? L रहता है, ठीक है। सबसे लोअर पार्ट को हम लोग L बोलते हैं। चलिए ये हो गया L हो गया 35। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो रहता है बारंबारता, हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा है उसको हम लोग F1 मानते हैं। क्या मानते हैं? F1 मानते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर वाला जस्ट मानते हैं F0, और उसके नीचे वाला जस्ट मानते हैं F2। कितना मानते हैं? 3 चीज मानना है हम लोग को। F1 कौन मानते हैं? सबसे बड़ा वाला वैल्यू, उसके ऊपर में F0 मिलेगा, उसके नीचे F2 मिलेगा, इतना चीज हम लोग को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं H भी कितना है, 35 10 45 10 का है, और F0 है हमारा 21 है, F1 है वह है 23, F2 है वह है 14। चलिए 3 चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बैठा। अब हम देखते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H, कितना होता है, ठीक है। तो L हमारा कितना है, 35 है, प्लस F1 कितना है, तो F1 मेरा 23 है, माइनस F0 है हमारा 21 है, डिवाइडेड बाय 2F1, 2 इंटू 23 हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, माइनस F2 कितना है, 14 है। अब यहाँ पर गुना में H 10 करेंगे, 35 प्लस 21 22 23, तो हो गया डिवाइडेड बाय 23 46,
माइनस 4 हो जाएगा 5, हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, गुना में 10 ही है। अब देखिए 35 प्लस 2 गुने 10 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 11 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 35 प्लस भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9, 11 88, 2 फिर 11 एकम 11, इतना बाद हम लोग जोड़ देंगे। 35 के बाद 36.81, इतना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बहुलक। तो यही हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग का सेट 5 पूरी कंप्लीट हो गया मैथ का। अब आप लोग का बारी है, मेहनत कीजिए और रिवीजन कीजिए और एग्जाम में पूरा गर्दा उड़ा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप लिखिएगा नहीं, तब तक आपको दिमाग में कंटेंट आएगा ही नहीं आएगा। और क्या होगा कि आप लिखते समय फॉर्मूला वगैरह भूलने लगते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है कि आप खाली देख रहे हैं, ऊपर ऊपर का देख रहे हैं और बाकी अंदर का खोखला होता जा रहा है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। कॉपी पलटते नहीं रहना, उसको कभी कभी अपना तजुर्बा को भी देखना है कि कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। आप बिना देखे सुने कभी सीट बनाने का प्रयास कीजिए, तो कभी आपको पता चलेगा कि कितना समय में हम कितना क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं और कितना हम जानते हैं कि नहीं जानते। ये सब चेक किया जाता है। आप सीट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।